हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पे अपने प्रीवियस लेक्चर में हम सवालों का एक मैराथन देख रहे थे और बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितने भी सवाल मैंने डिस्कस किए उन सारे सवालों का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। तो अपने इसी सवालों के मैराथन को, अपने इसी सवालों के बुलेट ट्रेन को इस लेक्चर में भी कंटिन्यू रखते हुए कुछ और धांसू सवालों को, कुछ और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यहां पे भी आपका अप्रोच वही होने वाला है जो कि लास्ट लेक्चर में था, यानी कि जैसे ही कोई सवाल फ्लैश होता है तुरंत वीडियो को करना है पॉज, खुद से फटाफट तरीके से सवाल को करना है ट्राई, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है कि हमने जो सॉल्व किया है वो सर के सॉल्यूशन से मैच हो रहा है कि नहीं। इससे आपके पूरे चैप्टर के सवालों की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छा रिवीजन होगा सर। अब यहां पे भी हम जितने सवाल देखेंगे ना सर, वो या तो एनसीईआरटी के होंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अपने इस सेशन को इस धांसू सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं सर। अब ये जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि ये एक शैडो प्रॉब्लम है और शैडो प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका ऑलरेडी आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं सर। अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। सवाल का लैंग्वेज इस तरीके से दिया गया है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सन के किस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए छोटी शैडो आ रही है और सन के किस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बड़ी शैडो आ रही है। अब इस कंफ्यूजन को हम दो तरीके से दूर कर सकते हैं। तरीका नंबर एक, इस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ना लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की गई है। तो यहां पे अगर मैं लैंग्वेज को डिकोड करूंगा तो देखो क्या समझ में आ रहा है सर। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शैडो वाले प्रॉब्लम में जो सूरज की किरणें होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक शैडो क्रिएट होता है और उसी सिचुएशन पे बात की जाती है सर। और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक टावर है, यानी कि आपकी सूरज की जो किरणें हैं सर वो एक टावर पे गिर रही हैं, टावर का शैडो जमीन पे बन रहा है और इसी सिचुएशन पे सवाल फ्रेम किया गया है। कैसे फ्रेम किया गया है सर? तो आपको बोला जा रहा है कि जिस समय सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री के बराबर था, उस समय आपके टावर के शैडो की जो भी लेंथ आ रही थी उसके कंपैरिजन में जब आपके सन का एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होके 30 डिग्री हो गया है, तो पहले वाले शैडो के लेंथ के कंपैरिजन में अब 40 मीटर बड़ी शैडो आ रही है। तो बताइए आपके टावर की हाइट क्या रही होगी? सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो लैंग्वेज से इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आप कंसेप्ट से भी यहां पे क्लैरिटी पे पहुंच सकते हो। सर कैसे? तो बहुत अच्छे से शैडो प्रॉब्लम को कंसेप्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था और वहां पे बताया था कि किस तरीके से सन के एंगल ऑफ एलिवेशन के वैरी करने से शैडो के लेंथ का वेरिएशन होता है। क्या सिखाया था? तो मैंने आपको बताया था सर कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शैडो लेंथ के। यानी कि अगर आपके सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा दोगे तो शैडो की लेंथ घटती चली जाएगी, या फिर मैं इसका उल्टा कह सकता हूं कि अगर आप अपने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन घटाते चले जाओगे तो शैडो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब इस कंसेप्ट को भी यहां पे इस्तेमाल कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सन के किस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए छोटी शैडो आएगी, किसके लिए बड़ी शैडो आएगी। कैसे सर? तो मुझे सवाल में दिख रहा है कि दो सन के एंगल ऑफ एलिवेशन पे बात हो रही है, एक तो 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। अब इसमें बड़ा कौन है सर? इसमें से बड़ा वाला सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है और बड़े वाले सन के एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें पता है सर कि छोटी शैडो आती है, यानी कि सर छोटे वाले के लिए बड़ी शैडो आएगी। और आपको बता दिया गया है सर
कि जो बड़ी वाली शैडो है वो छोटे वाले शैडो के कंपैरिजन में 40 मीटर ज्यादा बड़ी है। अब यहां पे फटाफट तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब मुझे दिख रहा है सर सवाल में कि शैडो जो है वो जमीन पे बन रहा है। अगेन टावर की भी बात हो रही है सर, यानी कि जमीन की बात होगी। हमने अपना जमीन बना लिया, अब इस जमीन पे अपना टावर भी बना लेते हैं सर। तो टावर को भी यहां पे हमने अपने जमीन पे बना लिया सर। ये क्या है, हमारा टावर है। इतना सभी को क्लियर हुआ सर? क्लियर होना चाहिए। अब मुझे पता है सर कि शैडो प्रॉब्लम में हम सन रेस की मदद से काम करते हैं, तो यहां पे सन रेस का यूज करते हुए अपना रे डायग्राम बना लेते हैं। तो शुरुआत वाले केस में आपको बोला जा रहा है कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तब आपके टावर की कोई शैडो की लेंथ आ रही है, उसको पहले यहां पे शो कर लेते हैं सर। तो मान लो यहां पे शो करेंगे तो इस तरीके से हमारा मान लो यहां पे रे डायग्राम बन के आएगा। मान लो यहां पे पहला केस हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहां पे मेरा सूरज है, ये सूरज की किरणें इस तरीके से गिरी और यहां पे मुझे दिख रहा है सर क्लियरली कि ये जो लेंथ होगी यही इस केस में मेरे टावर के शैडो की लेंथ हो जाएगी। अगेन इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छे से पूरे फिगर की डिटेल को डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसी भी सवाल को सॉल्व करें। क्लियर हो गया? तो इस केस के लिए ये शैडो बन रहा है सर। और यहां पे अगर कोई मुझसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन की बात करता है तो वो मुझे गिवन है कितना है सर, 60 डिग्री है। अब भावनाओं को समझिएगा। अब बोला जा रहा है सर कि जब आपके सन की एंगल ऑफ एलिवेशन बदली है उस समय अब जो आपके टावर के शैडो की लेंथ आ रही है वो पुरानी शैडो से 40 मीटर ज्यादा बड़ी है सर। तो ये आपके पुरानी शैडो की लेंथ है, इससे 40 मीटर ज्यादा बड़ा। मैं मान लेता हूं सर यही आपका 40 मीटर है। मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं सर कि यही आपका 40 मीटर है। तो पुरानी शैडो से 40 मीटर ज्यादा बड़ा अब आपका शैडो बन रहा है सर। यानी कि इस चीज को जब मैंने डायग्रामेटिकली शो किया तो अब सेकंड वाले केस में ये मेरे शैडो की लेंथ है जो कि पुरानी वाली शैडो से 40 मीटर ज्यादा बड़ी है। और इस केस के लिए बता दिया गया है कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो रिवर्स ट्रेसिंग सिखाई थी, रिवर्स ट्रेसिंग से रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं सर। तो मान लो कौन सा कलर सेलेक्ट कर लूं, यहां पे मान लो ब्लैक कर लेता हूं। तो रिवर्स ट्रेसिंग करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, रिवर्स ट्रेसिंग हो जाएगी सर। ज्वाइन कर लिया, पीछे यहां पे एक्सटेंड कर देंगे तो सन की नई वाली पोजीशन भी मिल जाएगी सर। तो रिवर्स ट्रेसिंग करके हमने अपने रे डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। और इस केस के लिए मुझे बता दिया गया है सर कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री के बराबर है सर। और अब फाइनली हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मेरे टावर की हाइट क्या होगी। तो मान लो मैं अपने टावर की हाइट को कुछ h मान लेता हूं। तो यहां पे बड़ी आसानी से हमने सक्सेसफुली अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अगेन मैंने आपको यहां पे बताया था सर कि आपके डायग्राम का मेनली ये वाला जो पोर्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप इतना पोर्शन नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बना देते हो तो एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि बंदे को पूरा कंसेप्ट पता है। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे अब अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो 30% वाला अप्रोच अगर यहां पे यूज कर देंगे सर तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मेरे ये जो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल हो रहा है सर। तो अब फिर से यह भी समझ में आ रहा है कि अगर tan का इस्तेमाल होगा यानी कि इस लेंथ की बात करनी पड़ेगी सर। तो चूंकि इस लेंथ की बात हो रही है तो मान लो इसको मैं कुछ x मीटर का मान लेता हूं। अब फटाफट तरीके से दोनों ट्रायंगल का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले अपने छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं जिसके लिए एंगल है 60 डिग्री सर। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि ये हो गया सर। क्लियर हो गया? तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं सर √3 होती है। तो √3 बराबर यहां पे h/x। अभी फिलहाल इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा एंगल है 30 डिग्री। तो tan के साथ 30 जाएगा सर। tan 30 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि h डिवाइडेड बाय, अब देखिए बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूरा का पूरा बेस है यानी कि 40 + x आपका बेस हो जाएगा सर। और tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं सर 1/√3 यानी कि 1/√3 बराबर h डिवाइडेड बाई 40 + x। अब देखो आपका फोकस कहां है, क्योंकि ना मुझे h मालूम है ना ही मुझे x मालूम है। तो कहोगे सर सवाल का जो फोकस है वो h पे है, x पे फोकस नहीं है।
एक्स की तो मेरी जरूरत थी इसलिए लेना पड़ा है। तो फोकस किस पे है सर? एच पे है, यानी कि एच कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? एक्स को एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? तो यहां से एक्स की वैल्यू एच के टर्म्स में निकाल के यहां डाल देते हैं। तो यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स को इधर भेज देंगे सर, तो एक्स बराबर यहां पे एच बाई रूट 3 हो जाएगा। इस एक्स की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/√3 बराबर h डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स के बदले डाल दिया सर h डिवाइडेड बाई √3। तो इसको सर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। तो आगे सॉल्व करना आपका होमवर्क यहां पे रहेगा, फटाफट इसको नोट डाउन करें। क्लियर है सर? और मुझे h ही निकालना था। अगर मान लो x निकालना रहता कोई दिक्कत नहीं है, x भी निकाल सकते थे। h आ गया सर, h की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, x की भी वैल्यू आ जाएगी। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे जंप कर जाते हैं सर। और देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर से ध्यान से सुनना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल एक एनसीईआरटी का सवाल है सर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the transmission tower. अब यहां पे देखो सवाल की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। तो सवाल के अंदर कहा जा रहा है सर कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है सर। ट्रांसमिशन टावर आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के टॉप पे लगा होता है, जिसके मदद से आपको अपने सेल फोन में कनेक्टिविटी मिलती है सर। उसी ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है। तो डायग्रामेटिकली सिचुएशन को फटाफट तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं सर, क्योंकि ग्राउंड पे ही हमारी बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग के ऊपर टावर बनेगा। तो ग्राउंड बना लिया सर। अब ग्राउंड के ऊपर यहां पे मान लो अपनी बिल्डिंग को मैंने इस पर्पल वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, और इसी के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर है, जिसको मान लो यहां पे हमने इस रेड वर्टिकल लाइन से शो कर दिया सर। अब आपको यहां पे सर बिल्डिंग की हाइट बता दी गई है कि आपका जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है सर। तो इसको शो कर लेते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है सर वो 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। अब देखो क्या हो रहा है, तो यहां पे अब आपको आगे बोला जा रहा है सर कि जमीन पे ही किसी पॉइंट से जो ऑब्जर्वर है वो इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को भी देख रहा है, बॉटम को भी देख रहा है। यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है कहां पे है सर? जमीन पे ही कहीं है। तो मान लो यहां पे मैंने अपने ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर लिया। सवाल के लैंग्वेज से क्लियर है कि ऑब्जर्वर के डायमेंशंस में बात नहीं हो रही है, यानी कि ऑब्जर्वर बन गया एक पॉइंट ऑब्जर्वर। तो ये जो ऑब्जर्वर भैया है ये ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, यानी कि यही दोनों चीजें सर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको जो ट्रिक बताया है फ्रॉम ऑफ का उससे बड़ी आसानी से पता कर सकते हो यहां पे कि ऑब्जर्वर कहां पे है और ऑब्जेक्ट कहां पे है सर। तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे मिल चुका हो। अब आगे सवाल कह रहा है सर कि जब मेरा ऑब्जर्वर यहां से ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम को देखता है तो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है वो आपको बता दी गई है। आपको फाइनली यहां पे ट्रांसमिशन टावर के हाइट को कैलकुलेट करना है सर। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर को अब यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं सर। तो ट्रांसमिशन टावर के हाइट को कैलकुलेट करना है। मान लो इस हाइट को मैं कुछ h मान लेता हूं। अब यहां पे एंगल की कहानी को भी ड्रॉ कर लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले टॉप को देखा जा रहा है तो सर ये लाइन ऑफ साइट आ जाएगा। अगेन इसके बाद सर बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को भी देखा जा रहा है, यानी कि सर ये वाला लाइन ऑफ साइट आ जाएगा। अब दोनों ही केस के लिए एंगल क्या क्या बनता हुआ दिख रहा है सर? तो ब्लैक वाले लाइन ऑफ साइट के लिए ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है और ब्लू वाले लाइन ऑफ साइट के लिए ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे मुझे बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ब्लू वाला एंगल ब्लैक वाले एंगल के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है, यानी कि आपको यहां पे एंगल्स गिवन है 45 और 60। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जो बड़ा दिखने वाला एंगल है वो 60 होगा, जो छोटा दिखने वाला एंगल है वो 45 होगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है, पुट कर देते हैं सर। तो बड़ा दिखने वाला एंगल है ब्लू वाला एंगल, यानी कि ब्लू वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा सर। तो ब्लू वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अगेन इसी तरीके से छोटा वाला ब्लैक वाला एंगल है, यानी कि छोटा एंगल कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। और इस एंगल की कहानी को आप सवाल के लैंग्वेज से भी पकड़ सकते थे
कि किस लाइन ऑफ साइट के लिए कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। कैसे पकड़ सकते थे सर? आपको यहां पे रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल दिख रहा है, और कैसे रेस्पेक्टिवली शब्द पे काम करते हैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो लैंग्वेज से भी बड़ी आसानी से आप पकड़ के यहां पे एंगल्स की बात कर सकते थे सर। तो हमारा ओवरऑल फिगर हमारे सामने आ चुका है सर, जहां पे मुझे इसी एच को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन टावर की हाइट है सर। अब यहां पे अपने 30% अप्रोच को यूज करने पे बहुत आसानी से हमें दिख रहा है सर कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि दो लाइन ऑफ साइट है, दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत क्लियरली मुझे tan का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है सर। अब देखो यहां पे फटाफट तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि कहीं पे भी एंगल 45 मिल जाए ना तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बच जाती है। देखो कैसे मेहनत बच रही है सर। इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 45, और मैंने आपको सिखाया है सर जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल आपको 45 मिल गया उसका पी भी बराबर होगा ही होगा। अब इस ट्रायंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, पी भी बराबर हो जाएगा सर, यानी ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर यहां से आ गया। अब हम यहां पे सीधे अपने बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एनालिसिस के लिए चले जा सकते हैं सर। तो सीधे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बोल देंगे सर tan का इस्तेमाल होगा, और बड़े वाले राइट एंगल के लिए हमारा एंगल है 60, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर। फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये पूरा का पूरा है, यानी कि 20 प्लस एच है सर, यानी कि 20 प्लस एच है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, बेस। बेस निकाल लिया है, कितना है सर यहां पे 20 है। अब मुझे पता है सर tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई 20। क्या हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट करके एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही तो हमसे पूछा जा रहा है सर। फटाफट इसको नोट डाउन करें। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था सर। नेक्स्ट सवाल पे जंप करते हैं। देखो जिस भी सोल्यूशन को छोड़ दे रहा हूं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि आपको खुद से सॉल्व करना है और अच्छे से लिख के सॉल्व करना है। हम यहां पे फटाफट तरीके से अपने पूरे चैप्टर का कुछ सवालों के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं सर। अब देखो अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये जो सवाल है सर ये आपके एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। कब आया था सर? 2009 में। सवाल क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. अब देखो बिल्डिंग की सवाल में बात हो रही है, यानी कि जमीन बनाने की जरूरत है सर, तो अपने जमीन को बना लिया। अब देखो ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, और इस टाइप के सवाल हम सॉल्व करके आ रहे हैं। अब देखो सवाल के अंदर दो बिल्डिंग पे बात हो रही है। एक नॉर्मल टाइप का बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको गिवन है 8 मीटर, और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की बात हो रही है जिसकी हाइट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो आपका जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी वाली बिल्डिंग पे है? तो भैया आपका जो ऑब्जर्वर है ना वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पे है, ठीक है। तो मान लो यहां पे रैंडमली मैं अपने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये रही हमारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और इसी की हमें हाइट को कैलकुलेट करना है सर। तो मान लो इस हाइट को मैं कुछ यहां पे h मान लेता हूं, इस पूरे हाइट को मान लो यहां पे मैं कुछ h अज्यूम कर लेता हूं सर, ठीक है। और इसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पे हमारा ऑब्जर्वर है। कहां पे है सर? तो कहा गया है सवाल में कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप पे ऑब्जर्वर है। क्या ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं सर, यानी कि ऑब्जर्वर पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट होगा। तो अब मुझे यहां पे क्लियर है सर कि ये मेरे ऑब्जर्वर की लोकेशन है, जहां पे ये जो बिल्डिंग है सर यही मेरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है सर, ठीक है। अब एक और बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है, एक नॉर्मल बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है जिसकी हाइट मुझे गिवन है सर 8 मीटर। अब देखो मुद्दे की बात क्या है? तो मुद्दे की बात यह है सर कि मैं जो अपना ये दूसरा वाला नॉर्मल वाला 8 मीटर वाला बिल्डिंग बनाऊं, उसको मैं कैसा बनाऊं सर? क्या मैं उस बिल्डिंग को अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से छोटा बनाऊं, या फिर मैं उस बिल्डिंग को अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हाइट का बनाऊं, या फिर मैं उस बिल्डिंग को अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊंची हाइट का बनाऊं? तो इस टाइप का सवाल हमने याद करो डिस्कस किया था। तो यहां पे अपने सवाल का जवाब कैसे मिलेगा सर? तो एंगल की कहानी से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा,
आपको यहां पे कहा जा रहा है कि आपके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप पे ये जो ऑब्जर्वर भैया है वो उस दूसरी वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम दोनों को जब देख रहे हैं तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी बन रही है सर। तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी तभी बन सकती है, याद करिए, अगर हमारा ये दूसरा वाला बिल्डिंग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के कंपैरिजन में हाइट में छोटा हो सर। याद करिए, सिखाया था। तो अब मुझे यहां से क्लियर है सर, और बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारा ये जो नॉर्मल वाला 8 मीटर का बिल्डिंग है ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से तो छोटा होगा सर, क्योंकि मेरा ये जो ऑब्जर्वर है ये 8 मीटर वाले बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है। यानी इसी दूसरी वाली बिल्डिंग का जो टॉप और बॉटम है सर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। और इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है सर कि ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यानी दोनों ही केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होनी चाहिए और हो भी रही है सर। तो इतना फंसाने वाली बात यहां पे सभी को क्लियर है सर, क्योंकि यहीं पे सवाल आपको फंसा सकता है इस बिल्डिंग टाइप के प्रॉब्लम में। इसी वजह से बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने इस टाइप के सवाल को पहले डिस्कस किया था सर। क्लियर हो गया? अब आगे की कहानी बहुत आसान है, फटाफट बना लेते हैं सर। तो अब यहां पे हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट, इनकी कहानी बना लेते हैं ताकि एंगल बना पाए सर। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। तो यहां पे अपने हॉरिजॉन्टल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। तो सबसे पहले यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। अगेन सर यहां पे हम क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो दूसरा लाइन ऑफ साइट भी मिल जाएगा सर। अब दोनों लाइन ऑफ साइट मिल चुके हैं, एंगल की बात कर लेते हैं। तो एक तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है सर, और दूसरा ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे बनता हुआ दिख रहा है सर। क्लियर हो गया? अब कौन सा एंगल इसमें से 30 होगा, कौन सा 45 होगा, फिगर देख के ऑब्जर्व हो रहा है सर। मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ब्लैक वाला जो एंगल मैंने बनाया है वो पर्पल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है। तो इसमें बड़ा एंगल कौन है सर? बड़ा 45 है, यानी कि ब्लैक वाला ही आपका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। छोटा वाला जो पर्पल है सर वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा सर। अब अगेन आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सवालों में एनालिसिस के लिए हमें अंदर के एंगल की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं अंदर के एंगल पे जाने के, या तो पैरेलल लाइन का रास्ता होता है सर, या फिर 90 डिग्री वाला रास्ता होता है। तो किसी भी रास्ते से अंदर के एंगल पे हम पहुंच सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखो क्या क्या सवाल में कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये चीज कि आपके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि दोनों बिल्डिंगों के बीच में क्या डिस्टेंस है। समझिएगा, इसके साथ साथ आपको यह भी कैलकुलेट करना है कि दोनों बिल्डिंगों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर। यानी इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आपको यहां पे यह भी कैलकुलेट करना है कि मेरे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और मेरे नॉर्मल वाली बिल्डिंग के फुट के बीच में कितना डिस्टेंस है। दोनों बातों का मतलब एक ही है। आपको यहां पे सेकेंड केस में यह कैलकुलेट करना है सर कि दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस क्या है, या इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के फुट और आपके नॉर्मल बिल्डिंग के फुट के बीच में क्या डिस्टेंस है, कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया है, यह भी कैलकुलेट करना है। तो इसको भी कुछ वेरिएबल मान लो यहां पे हमने असाइन कर दिया सर। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब अपने 30% एनालिसिस पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। अब देखो क्लियरली दिख रहा है दो लाइन ऑफ साइट है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलने ही चाहिए सर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो यहां पे हमें बहुत क्लियरली मिल रहा है सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो यहां पे हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है सर, मिल रहा है। अब यहां पे देखो, ध्यान देना थोड़ा सा सर, ये लाइन इसके पैरेलल क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके पैरेलल, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है सर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो इसके लिए मैं यहां पे कह दूंगा सर कि ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा सर 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतना सभी को यहां पे क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि दूसरी वाली लाइन ऑफ साइट क्या है। तो ये मेरी दूसरी वाली लाइन ऑफ साइट है। तो इस दूसरी वाली लाइन ऑफ साइट के लिए क्या दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आप ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकते हो सर। आपको यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व होना चाहिए कि अगर यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूं,
अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूं तो मुझे अपना दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है। अब मैं यहां पे कह दूंगा सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यानी कि आपस में पैरेलल, ये कर रहा है पर्पल वाला लाइन ट्रांसवर्सल का काम, यानी ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा सर 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका मेथड नंबर 1 था अंदर का एंगल पता करने के लिए। आप अगर चाहते तो 90% वाले 90 डिग्री वाले अप्रोच से भी यहां पे पता कर सकते थे कि पूरा एंगल 90 डिग्री, बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये एंगल निकल गया तो यहां का भी एंगल आ जाएगा, जैसा कि हमने सीखा था सर। तो यहां पे अब यहां पे पूरा फिगर मुझे मिल चुका। अब यहां पे समझिएगा बात को और ध्यान से सुनिएगा। देखो एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे जब हम अपने एनालिसिस में आगे बढ़ रहे हैं सर, तो देखो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे जब अपने एनालिसिस में आगे बढ़ रहे हैं सर, तो मैं बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपस में पैरेलल। अगेन सर एक ही हॉरिजॉन्टल पे ये भी वर्टिकल है और ये भी तो वर्टिकल है, यानी कि ये भी आपस में पैरेलल। तो सर ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया। पैरेललोग्राम साबित होने का मतलब है अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 8 मीटर है सर, तो ये भी तो इतनी दूर 8 मीटर ही होगा सर। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सर आपको अपने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की पूरी हाइट निकालनी है और इस पूरी हाइट में से आपको पता चल गया है कि इतनी दूर 8 मीटर है। क्या निकालना बचा सर? इतनी दूरी ही तो निकालनी बची। इतनी दूरी आपके अजम्पशन के हिसाब से क्या हो जाएगी? पूरा h है, इतनी दूर 8 है, तो ये h-8 नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। तो लिख लूंगा इतनी दूर हो जाएगा सर यहां पे h-8, और इसी को कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट हो गया तो पूरी हाइट भी आ जाएगी सर। इतना सभी को क्लियर है। अब अपने ट्रायंगल्स के 30% वाले एनालिसिस पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो फिर से ट्रायंगल में 45 डिग्री सॉरी फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री मिल गया। बहुत एडवांटेज की बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 45 का मतलब है सर P और B ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा। तो ये सामने वाला P हो गया, ये B हो गया सर। तो ये और ये आपस में बराबर। तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, इसको अलग वेरिएबल x मानने की जरूरत ही नहीं है सर। अगर ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि ये h है सर, तो इसको भी h मान लेंगे। यहां पे दोनों आपस में बराबर, तो इसको ही सीधे मैंने h बोल दिया। तो देखो यहां पे आप समझना बात को, जब 45 डिग्री को यूज करते हो तो आप इनडायरेक्टली ये समझ जाओ सर कि आप tan का इस्तेमाल कर रहे हो। देखो ये जो मैं सीधे बोल देता हूं P और B बराबर, कैसे बोल देता हूं? अगर इस 45 डिग्री वाले एंगल वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो आप कह दोगे सर tan 45 डिग्री बराबर P बाई B। तो फिगर के हिसाब से जब P बाई B करते तो आपको पता है कि tan 45 1 होता है, तो वो आपस में बराबर आ जाते। तो एक्चुअली में ये जो काम मैं लिख के करता हूं ना, 45 डिग्री देख के सीधे दिमाग में भी कर सकता हूं। इससे आपका थोड़ा टाइम बचता है सर। तो समझिएगा इस 45 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल की आपने इनडायरेक्ट तरीके से बात कर ली सर। किसकी बात बची है? इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए है अंदर का एंगल 30 डिग्री, यानी tan के साथ 30 जाएगा सर। tan 30 डिग्री बराबर, अगेन यहां पे जब आप एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि आपको दोनों ही ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया सर? तो tan 30 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर? h-8 डिवाइडेड बाय बेस क्या है सर? फिगर के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, ये बेस है। अभी हमने साबित किया है सर कि ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम। तो अगर ये h हो गया है सर, यानी कि ये भी इतनी दूर h हो जाएगा, तो बेस में क्या आ गया सर? h आ गया। और मुझे पता है कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h-8 डिवाइडेड बाई h। इसको सॉल्व कर लोगे, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। क्लियर हो गया? अब देखो h की वैल्यू आ गई, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की आपकी हाइट आ गई और आपका डिस्टेंस भी आ गया, क्योंकि कुल मिला के आपको पता है सर कि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर ही होंगे। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पे मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं, इसलिए चीजों को जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सोचते हुए, पूरी कहानी लिखते हुए यहां पे बात करनी है। तो इस सवाल की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। यहां पे आगे सॉल्व करके आंसर को कंप्लीट करना आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल जो है सर ये एक एनसीईआरटी का ऐसा सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार 2008 के बोर्ड एग्जाम में आया था, एक बार 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया था। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल कह रहा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point, ये from नहीं होगा from होगा, इसको सही कर लेना, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब यहां पे सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो सवाल के अंदर एक स्टैचू की बात हो रही है। पेडेस्टल का मतलब मान लो आपको क्लियर नहीं हो रहा, इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि सवाल में एक स्टैचू की बात हो रही है। अब आपने अपने रियल लाइफ में स्टैचू को देखा होगा, तो क्या देखा है, देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा। जो भी रोड्स पे स्टैचू बने होते हैं, देखो कैसे बने होते हैं। तो आपने देखा होगा सर कि एक प्लेटफॉर्म टाइप की पहले चीज बनी होती है और उसी के ऊपर हमारा स्टैचू बना होता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म टाइप की चीज पहले बनी होती है ना, जिसके ऊपर स्टैचू होता है सर, इसी प्लेटफॉर्म टाइप की चीज को हम पेडेस्टल कहते हैं सर। क्लियर हो गया। अब यहां पे सवाल की कहानी आपको क्लियर हो रही होगी। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पेडेस्टल बना है और उसी पेडेस्टल के टॉप पे एक स्टैचू बनी हुई है, जहां पे स्टैचू की हाइट आपको बता दी गई है कि 1.6 मीटर ऊंची स्टैचू है। अब इसके बाद आगे सवाल कहता है सर कि इसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से मेरे पेडेस्टल के टॉप को और इसके साथ साथ मेरे स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है। तो लैंग्वेज को समझिएगा सर, इसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से देखा जा रहा है, तो इससे मुझे क्लियर है कि इसी ग्राउंड पे वो जो पॉइंट मैं लूंगा सर, वहीं पे मेरा ऑब्जर्वर है। क्या आपके ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं सर, यानी कि ऑब्जर्वर बन गया एक पॉइंट ऑब्जर्वर। यानी कि वो जो ग्राउंड पे आप पॉइंट लोगे सर, उसी पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है और आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्टैचू के टॉप को भी देख रहा है और वो पेडेस्टल के टॉप को भी देख रहा है। और दोनों को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है, उसका डेटा आपको गिवन है। आपको फाइनली कैलकुलेट करना है कि पेडेस्टल की हाइट क्या होगी सर। लग जाते हैं डायग्राम पे, ध्यान से सुनिएगा। तो जमीन की बात हो रही है सर, तो पहले अपना ग्राउंड बना लिया, अपनी जमीन बना ली। अब इस पे अपना पेडेस्टल बनाते हैं जिसके ऊपर स्टैचू है। तो यहां पे एक वर्टिकल लाइन से मैंने अपने पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर लिया और इसी पेडेस्टल की हाइट निकालनी है सर। तो मान लो इसकी हाइट को मैं कुछ h मान लेता हूं। अब इसी पेडेस्टल के टॉप पे कहा जा रहा है सर कि एक स्टैचू है, तो स्टैचू भी इसी तरीके से एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा सर। अब ये जो स्टैचू, इसकी हाइट बता दी गई है सर 1.6 मीटर ऊंचा स्टैचू है सर। तो इसको भी हमने यहां पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे सवाल कह रहा है सर कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है जो कि पेडेस्टल के टॉप को और स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर भैया कहां है सर? यहां पर ऑब्जर्वर भैया है। देखा किसको जा रहा है सर? तो स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है और पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है सर। यानी कि यही दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सर। और यहां पे आप फ्रॉम और ऑफ के इस्तेमाल से बहुत अच्छे से ये सोच सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है और आपका ऑब्जर्वर कहां पे है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब यहां पे अपने एंगल की कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सर, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि यही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। तो यहां पे सर इसको ज्वाइन करके एक लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। अगेन क्लियर है सर, इसको ज्वाइन करके एक और लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। और दोनों ही केस के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है वो आपको बता दी गई है। तो पहले अपने एंगल ऑफ एलिवेशन को यहां पे शो कर लेते हैं सर। अब यहां पे देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मैंने जैसे डायग्राम बनाया उस हिसाब से पर्पल वाला ज्यादा बड़ा एंगल है, ब्लैक वाला छोटा एंगल है सर। अब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन में एक एंगल कितना है सर? 60 डिग्री, दूसरा एंगल है 45 डिग्री। इनमें से बड़ा कौन है सर? बड़ा 60 है। यानी बड़ा यहां पे पर्पल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहीं पे अपने फिगर से ही बहुत क्लियरली क्लियर हो रहा है सर कि पर्पल वाला 60 डिग्री होगा और ये जो छोटा वाला बच गया है सर वो 45 डिग्री होगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? आपका छोटा वाला
45 डिग्री हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? अगर यहां डायग्राम से नहीं देखना चाहते तो लैंग्वेज से भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन के डेटा को यहां पे आपको दिया गया है, तो लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है कि किस लाइन ऑफ साइट के लिए कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा सर। अब आपको इस सवाल में फाइनली इसी पेडेस्टल की हाइट को कैलकुलेट करना है, तो बड़ी आसानी से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारा फिगर हमारे सामने आ चुका है। अगेन कुछ दिखाना चाहिए, क्या दिख रहा है सर? आपको यहां पे दिख रहा है कि दो लाइन ऑफ साइट है, दो राइट एंगल ट्रायंगल तो आना ही चाहिए, और आ भी रहा है सर। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है सर? 45 डिग्री। खुश हो गए हम, 45 डिग्री का मतलब पी बी बराबर, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए पी बी बराबर हो जाएगा सर। तो अगर आपने इसको एच माना है तो ये भी तो एच बन गया सर, यानी छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का काम हो चुका है। अब यहां पे अगेन अपने 30% के एनालिसिस से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि दोनों ही ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे बचा कौन सा है सर? बड़ा वाला ट्रायंगल बचा है, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का तो इस्तेमाल कर लिया सर। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan लगा देंगे सर। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मुझे दिख रहा है एंगल है 60 डिग्री, यानी tan के साथ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर पूरा का पूरा है सर, यानी कि h प्लस 1.6 हो जाएगा सर, यानी कि h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या हो गया है सर? आपके एनालिसिस के हिसाब से h हो गया है। अब यहां पे सर tan 60 कितना होता है? √3 बराबर h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई h। h के टर्म में पूरी इक्वेशन आ गई है, सॉल्व कर लोगे आसानी से h निकल के आ जाएगा। अगेन एक आसान सवाल, फटाफट नोट डाउन करिए, क्लियर है? अब देखो, जिन जिन फिगर में आपको यह दिख रहा है सर कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्पेशल फिगर्स हमने डिस्कस किए थे वो स्पेशल फिगर्स आपको जहां जहां दिख रहे हैं, आपका खुद से होमवर्क रहेगा कि उन स्पेशल फिगर्स को शॉर्टकट से भी ट्राई करके देखना कि सॉल्व होता है कि नहीं। ये आपका अगेन एक एडेड होमवर्क रहेगा। तो इस सवाल की कहानी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को यहां पे पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगेन एक अच्छा सवाल है, इस टाइप का भी सवाल हमने डिस्कस किया है। अब ये जो सवाल है सर आपके एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल यहां पे कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ रिवर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From a point 20 meter away from this point on the same bank, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the river. तो याद करिए, मैंने आपको 3D मॉडल से बहुत अच्छे से इस टाइप के सवाल की कहानी समझाई थी, जहां पे एक नदी के दोनों किनारों पे कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है और उसी पे पूरा सवाल फ्रेम किया जाता है। तो कैसे 3D मॉडल से 2D पे पहुंचना है, याद करिए मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने सीखा था सर कि वो जो नदी के पानी वाला पार्ट होता है, यानी कि वो जो नदी की चौड़ाई होती है सर, उसको अगर मान लो यहां पे कुछ इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें सर, तो यही मेरे नदी की चौड़ाई है और यही जो पॉइंट्स है सर मेरे नदी के किनारे को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन याद करिए, मैंने आपको सिखाया था कि आप किनारों को ना थोड़ा सा डॉटेड लाइन से और आगे शो करना, क्योंकि हो सकता है किनारे में और आगे बात हो रही हो सर। अगर नहीं हो रही होगी तो इसको रब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे के किनारे को, यानी कि सर आगे का ये जो रेत वाला हिस्सा होता है किनारे का, उसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से और दूर तक शो करते हैं। तो कुल मिला के याद करिए, जो 3D मॉडल से हम 2D मॉडल पे आए थे, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारे नदी का जो पानी वाला हिस्सा होता है, जो नदी की चौड़ाई होती है सर, वो यहां पे रिप्रेजेंट हो गया और यही मेरे नदी के किनारे हैं और इसी किनारे को थोड़ा सा मैंने दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, दोनों किनारों पे कुछ बात चल रही है। क्या बात चल रही है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो सर नदी के एक किनारे पे एक टीवी टावर है सर। टीवी टावर क्या होता है? तो पहले के जमाने में जो टीवी आते थे, याद करिए, उनमें एंटीना लगा होता था। तो उस एंटीना में कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन हो पाए उसके लिए टीवी टावर लगे होते थे सर। अगेन वो भी ऊंचे ऊंचे टावर हुआ करते थे। तो एक किनारे पे एक टीवी टावर है, तो पहले अपना टीवी टावर यहां पे बना लेते हैं सर। ध्यान दीजिएगा। तो मान लो ये यहां पे हमने अपना
टीवी टावर बना लिया एक किनारे पे, बिल्कुल एक किनारे पे टीवी टावर बना लिया सर। क्लियर हो गया? तो ये मेरा टीवी टावर है, ऊपर लिख लेता हूं टीवी टावर। क्लियर है? अब देखो, अब आपका जो ऑब्जर्वर है ना वो इसी टीवी टावर के टॉप को देख रहा है सर। अब ऑब्जर्वर कहां पे समझिएगा, तो आपका जो ऑब्जर्वर है ना सर वो दूसरे वाले अपोजिट किनारे से देख रहा है चीजों को। तो अगर ये एक किनारा है तो अपोजिट किनारा कहां आ गया सर, यहां पे आ गया। अब बिल्कुल अपोजिट वाला किनारा किस पॉइंट से प्रेजेंट हो रहा है सर, इस पॉइंट से प्रेजेंट हो रहा है। यानी कि आपके जो ऑब्जर्वर भैया हैं वो यहीं से आपके टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि ऑब्जर्वर भैया एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे सर। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनते जाना। तो यहां से ऑब्जर्वर भैया टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं और जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है वो आपको बता दी गई है। तो इसको डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां पे अपने एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी को मैंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। तो कितना एंगल बन रहा है सर, तो आपको बता दिया गया है 60 डिग्री बन रहा है पहले वाले केस में। 60 डिग्री बन रहा है सर पहले वाले केस में, जहां पे यही मेरा जो टीवी टावर का टॉप है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है, जहां पे फंस सकते हैं बच्चे। आगे की कहानी में कहा जा रहा है सर कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो मूव किया, अपने पोजीशन को चेंज किया। कैसे चेंज किया? तो 20 मीटर से अपने पोजीशन को चेंज किया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुद्दा यह है सर कि यहां से अगर 20 मीटर से पोजीशन चेंज करता है तो 20 मीटर इधर पानी में भी जा सकता है, 20 मीटर इधर रेत में भी आ सकता है। तो 20 मीटर हम किधर माने सर? तो सवाल ने क्लियर किया है किधर मानना है। ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे ऑन द सेम बैंक, यानी कि ये पॉइंट जिस किनारे पे आपने माना है उसी किनारे पे आपको 20 मीटर चलना है अपने ओरिजिनल पॉइंट से। तो ओरिजिनल पॉइंट से इसी किनारे पे 20 मीटर चलना है, तो किधर चलोगे सर? इधर ही तो चलोगे। अगर इधर चलना होता तो सवाल कहता कि पानी की तरफ 20 मीटर चल रहे हैं, टीवी टावर की तरफ 20 मीटर चल रहे हैं। यहां पे क्लियरली कहा जा रहा है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर चला जा रहा है उसी किनारे की ओर आगे सर, यानी कि इधर 20 मीटर चला जा रहा है। तो यहां पे लैंग्वेज से पकड़िएगा कि 20 मीटर इधर चल रहा है ऑब्जर्वर या इधर चल रहा है, क्योंकि अगर इधर चला दोगे सवाल पूरा गलत हो जाएगा सर। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो अब आपको क्लियर है सर कि 20 मीटर इधर चल रहा है, तो हमने इस तरफ 20 मीटर की डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया सर कि मान लो यहां से यहां तक कुछ ये 20 मीटर हो गया सर। ठीक है, यानी अब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो यहां पे पहुंच गया है। अब यहां से वो फिर से मेरे टीवी टावर के टॉप को देख रहा है। अब इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है सर ये भी आपको बता दी गई है। इतना सभी को क्लियर हुआ सर? क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड वाले केस में आपको बोल दिया गया है सर कि जो आपके टीवी टावर को टॉप को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है वो है 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल यहां पे आपको क्लियर हो चुका है सर, 30 डिग्री के बराबर होगा। क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो दो चीजें सर। सबसे पहले तो आपको अपने टीवी टावर का हाइट निकालना है। मान लो इस हाइट को मैं h मान लेता हूं और इसके साथ साथ आपको नदी की चौड़ाई भी निकालनी है। तो आपको अपने एनालिसिस से क्लियर है सर कि यही तो आपके नदी को चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं अपनी नदी की चौड़ाई को कुछ x कह देता हूं सर तो इस x को भी कैलकुलेट करना है, तो h भी निकालना है x भी निकालना है सर। तो यहां पे अब हम बड़ी आसानी से अपने एनालिसिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर यहां पे अपने 30% वाले अप्रोच को लगा दें तो क्लियरली दिख रहा है सर, दो लाइन ऑफ साइट है, दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं और दोनों के लिए tan का ही इस्तेमाल हो जाएगा। लगा दीजिए tan। सबसे पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए tan लगा देते हैं सर। तो एंगल है 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर h डिवाइडेड बाई फिगर के हिसाब से बेस क्या है सर, तो ये आपका बेस है x जो कि आपने माना है। ये आ गया सर। तो tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर h बाई x। अब आपको पता है सर h भी निकालना है x भी निकालना है, तो यहां पे आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लो। तो h बराबर √3x हो गया सर, तो hx में एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल से दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे चलेंगे सर तो हमारा एंगल टारगेट हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan के साथ 30 जाएगा, यानी कि
tan 30 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर यही h है डिवाइडेड बाय बेस। देखिए बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूरा का पूरा बेस है सर, यानी कि x प्लस 20 मीटर, यानी कि सर x प्लस 20 मीटर। अब क्या करते हैं सर, ये जो h x के टर्म्स में निकाला है उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan 30 होता है सर 1/√3 बराबर यहां पे h के बदले डाल दिया न्यूमरेटर में, यहां पे √3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x प्लस 20। तो पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में आ चुकी है सर, सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा, x आ गया, यहां पुट कर देंगे, h भी आ जाएगा सर। तो कहानी सभी को समझ में आई, कहानी क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसको आगे सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा। अगेन इस फिगर के लिए भी आपको एनालाइज करके देखना है कि जो शॉर्टकट आपको सिखाए थे वो शॉर्टकट से क्या आप यहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से इसी फिगर को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि दिख रहा है सर ये भी एक स्पेशल टाइप का फिगर है। क्लियर? तो इस सवाल की कहानी होती है कंप्लीट, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, और ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अब ये जो सवाल है सर ये एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। कब कब सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2014 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल के अंदर मेनली 2 चीजों पे चर्चा हो रही है, एक है बिल्डिंग, दूसरा है केबल टावर। अब देखो बिल्डिंग और केबल टावर पे किस तरीके से चर्चा हो रही है। तो सवाल आपको कह रहा है सर कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसके टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर सामने वाली केबल टावर को टॉप पे भी देख रहा है, बॉटम पे भी देख रहा है, और ये देखने पे जो भी एंगल की कहानी बन रही है वो आपको बता दी गई है। फाइनली आपसे केबल टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो सवाल सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे अपने एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपके मन में सबसे पहला डाउट यहां पे ये आएगा कि आप कहोगे सर कि सवाल ने तो लैंग्वेज में कहीं पे भी डायरेक्टली ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो डिसाइड करने का तरीका आप लोगों को सिखा चुका हूं, बस उसी तरीके से मैंने भी डिसाइड किया कि मैंने यहां पे अपने एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन को ढूंढा, उसमें फ्रॉम और ऑफ की मदद से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है इसी के टॉप पे मेरा ऑब्जर्वर है, और मेरे जो सामने वाली केबल टावर का टॉप और बॉटम है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है सर। तो यहां पे अब हर चीज को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि केबल टावर और बिल्डिंग की बात करने के लिए पहले तो जमीन बनाना पड़ेगा, ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ग्राउंड बना लेते हैं सर। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बिल्कुल लेवल्ड लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से अपने ग्राउंड को हमने शो कर दिया सर। और सीधा बना लेते हैं और अच्छे से, कभी भी यार सीधी लाइन एक बार में बनती नहीं है मुझसे। चलो ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है सर। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब इस ग्राउंड पे सबसे पहले अपने 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग को बना लेते हैं। तो सर ये रहा मान लो हमारा बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है सर 7 मीटर है, और इसी बिल्डिंग के टॉप पे मेरे ऑब्जर्वर भैया है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल के लैंग्वेज में ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे कोई बात नहीं हुई है, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है सर वो एक पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वर है सर ये सामने वाली केबल टावर के टॉप और बॉटम को देख रहा है। तो मुद्दा ये है सर कि ये जो सामने वाली केबल टावर मैं ड्रॉ करूंगा, उस केबल टावर को मैं इस हाइट से छोटा ड्रॉ करूं, इस हाइट के बराबर ड्रॉ करूं, या फिर इससे ऊंचा ड्रॉ करूं। कैसे डिसाइड करेंगे? ऑलरेडी इसका कंसेप्ट सिखा चुका हूं। किस चीज को डिसाइड करने के लिए हम अपनी एंगल की कहानी को पढ़ते हैं। तो यहां पे जब अपनी एंगल की कहानी को पढ़ रहे हैं सर, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जब मेरा ऑब्जर्वर केबल टावर के टॉप को देख रहा है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है, जब बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी बन रही है।
तो कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मेरा जो केबल टावर होगा वो बिल्डिंग से तो ऊंचा होने वाला है, गारंटेड। तो यहां पे अपने कंसेप्ट से हम श्योर हो चुके हैं सर कि हमारा जो केबल टावर होगा वो गारंटेड मेरे 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से तो ऊंचा होने वाला है। तो ये हमारी बिल्डिंग है सर और ये हमारा केबल टावर हो गया सर। और यहां पे हम चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं। देखो, हमने यहां पे डिसाइड कर लिया था कि हमारे केबल टावर का जो टॉप और बॉटम है सर, यही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। अब यहां पे सवाल के लैंग्वेज में बता दिया गया है कि इसके लिए एलिवेशन की बात होनी चाहिए थी सर, और यहां से जब मैं चेक कर पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एलिवेशन की बात हो भी रही है। अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि सवाल ने कहा था कि इसके लिए डिप्रेशन की बात होनी चाहिए थी, और हो भी रही है, क्योंकि सर ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि डिप्रेशन की बात हो रही है। तो यहां पे हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि हमने जो अपने केबल टावर का हाइट अज्यूम किया है वो सही है कि नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है सर। अब हम श्योर हो चुके हैं सर कि हमारा जो केबल टावर होगा वो बिल्डिंग से तो गारंटेड ऊंचा होने वाला है। क्लियर है सर? अब यहां पे एंगल की कहानी बताने के लिए पहले लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ कर लेते, ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा सर। तो यहां पे हमने पहले हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब एक एक करके लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। सबसे पहले इसको ज्वाइन करेंगे सर, तो एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा। अगेन यहां पे सर इसको ज्वाइन कर देंगे तो दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी मिल जाएगा। अब देखो इनके बीच में एंगल क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल इस लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। तो इनके बीच में ये हमें अपने काम का एंगल दिख रहा है सर, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री सर। तो शो कर देते हैं। अब इसके बाद अपने इस हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइट की बात कर देते हैं। तो इनके बीच में हमारा काम का एक्यूट एंगल हो जाएगा सर ये रेड वाला एंगल, जिसकी अगेन वैल्यू यहां पे गिवन है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सर वो 45 डिग्री के बराबर है, यानी ये एंगल हमें गिवन है सर 45 डिग्री के इक्वल है। तो हमने अपने डायग्राम की कहानी को यहां पे शो कर लिया। अब फाइनली मुझसे इसी केबल टावर की हाइट पूछी जा रही है। मान लो अपने केबल टावर की हाइट को मैं कुछ h मीटर्स मान लेता हूं सर। तो इसको भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको यहां से हटा दो, काम हो गया है इसका। इसको भी हटा दो सर और इसको भी यहां पे हटा दो। क्लियर हो गया सर? अब आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब अपने 30% वाले अप्रोच पे आ जाते हैं। तो दो लाइन ऑफ साइट यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलने चाहिए उन लाइन ऑफ साइट की मदद से, और मिलते हुए दिख भी रहे हैं सर। मुझे यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि इस वाले लाइन ऑफ साइट से मेरे जरूरत के हिसाब से ये पिंक वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और यहां पे सर इस वाले लाइन ऑफ साइट से मेरी जरूरत के हिसाब से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है सर। क्लियर हो गया? यानी इन्हीं ट्रायंगल्स में हमें अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करना है। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो सर यहां पे फर्दर जब अपने फिगर को देखेंगे सर तो दिख रहा है ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगेन सर एक ही हॉरिजॉन्टल पे ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, यानी कि ये भी आपस में पैरेलल। तो कुल मिला के ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम साबित हो गया है सर। और पैरेललोग्राम के लिए हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समझिएगा सर ये इसके बराबर, यानी कि अगर ये 7 मीटर है सर तो ये भी यहां पे 7 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सर कि ये भी आपका मिट जा भैया मिट जा, हाँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सर 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब समझिएगा, यानी आपको कुल मिला के ये h निकालना था और इस पूरी हाइट में से इतनी तो आपको पता लग गई। बचा क्या है सर? ये बचा है। अब आपने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा कह दोगे सर? h-7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? h-7 मीटर का हो जाएगा सर। इतना सभी को क्लियर हो रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है उस कंसेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है सर कि टैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सर? टैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और tan का दोनों ट्रायंगल में इस्तेमाल करोगे तो इसकी बात होगी सर। तो इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो हमने इसको x मान लिया है सर। तो समझिएगा, अगर ये x है तो ये भी x मीटर का हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? अगेन क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे, और ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो यहां पे फटाफट तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये ऑरेंज वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं सर। तो ऑरेंज वाले में 45 डिग्री दिख गया, सीधे बोल देंगे पीबी बराबर सर, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 7 मीटर है तो ये एक्स भी 7 मीटर हो जाएगा, सीधे हमने निकाल लिया। तो ये सीधे एनालिसिस आपको टाइम बचाने के लिए करवा रहा हूं। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो प्रॉपर शो करते हुए पूरे मेथड के साथ कि tan 45 डिग्री बराबर इतना बाई इतना, हेंस दिस इज इक्वल टू 7 मीटर। आप एग्जाम में पूरे प्रोसेस से बनाओगे। हां, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तब आप यहां पे दिमाग में इस तरीके से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, 45 के लिए जो हम डायरेक्ट काम करते हैं ना, ये अगर आप सीधे बोर्ड एग्जाम में यूज करोगे तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। आपको पूरे प्रोसीजर से चलना है। मैं यहां टाइम बचाने के लिए करता हूं सर। क्लियर हो गया? यानी सर ये 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब देखो, अगर सवाल यहां पे मेरे से पूछता कि मेरे टावर और बिल्डिंग के बीच में कितनी दूरी है, मैं फट से जवाब देता 7 मीटर की दूरी है। अगर यहां पे इसके साथ साथ सवाल मुझसे यह पूछता सर कि मेरे टावर और बिल्डिंग के फुट के बीच में कितनी दूरी है, या फिर सर टावर और बिल्डिंग के बीच में कितनी दूरी है, फट से जवाब दे देता 7 मीटर की दूरी है। तो यह भी डेटा मुझसे पूछा जा सकता था। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो, तो सर इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल का तो यूज कर लिया, क्या बचा है सर? पिंक वाला ट्रायंगल, इसका यूज कर लेते हैं। तो tan लगेगा, tan के साथ 60 लगेगा सर, तो tan 60 डिग्री बराबर यहां पे फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है आपका h-7 डिवाइडेड बाय बेस। फिगर के हिसाब से बेस कितना है सर? 7 है। तो यहां पे सर tan 60 की वैल्यू में पता है √3 होती है, तो √3 बराबर h-7/7। सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी सर। और यही h की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी थी सर। हमें यही तो कैलकुलेट करना था कि हमारे केबल टावर की हाइट कितनी होगी। बन गया सर, आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अब ये जो सवाल है सर, ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो शिप लाइट हाउस वाला सवाल है। इस टाइप का सवाल हमने सॉल्व किया है सर। तो हमें पता है कि इस टाइप के सवाल के सिचुएशन के लिए पहले तो हमें अपने पानी के सरफेस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अपने पानी के सरफेस को हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फ्लैट लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके ऊपर एक लाइट हाउस को बनाना पड़ेगा सर। तो लाइट हाउस भी बना लेते हैं। तो मान लो यहां पे ये हमने अपना लाइट हाउस भी बना लिया है। अब देखो, सवाल ने लाइट हाउस की हाइट आपको बता दी है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो ये हाइट मुझे बता दी गई है सर कि लाइट हाउस जो है ये 75 मीटर ऊंचा है। इसको मैंने यहां पे शो कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसी पानी पे 2 जहाज सेल कर रहे हैं। किस तरीके से सेल कर रहे हैं? तो सवाल ने आपको बोला कि जो 2 जहाज है वो एक के पीछे एक सेल कर रहे हैं। और यहां पे क्लियर किया गया है सर कि ये दोनों जहाज इस तरीके से एक के पीछे एक सेल कर रहे हैं कि ये दोनों जहाज टावर के एक ही साइड है। अब देखो, यहां पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि दोनों जहाज टावर के एक ही साइड आपको कंसीडर करना है। यानी कि एक तरीका यह हो सकता है कि आप दोनों जहाज को इस तरफ मान लो, या दूसरा तरीका यह हो सकता है दोनों जहाज को इस तरफ मान लो। जैसे चाहो वैसे प्रोसीड कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला केस लेके आगे बढ़ता हूं। अब देखो, क्या जहाज के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि जहाज पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। तो एक साइड में अपने 2 जहाजों को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है सर, इसी लाइट हाउस के टॉप पे आपका ऑब्जर्वर है। इसी लाइट हाउस के टॉप पे आपका ऑब्जर्वर है जो कि इन जहाजों को देख रहा है, और देखने पे जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी बन रही है वो आपको बता दी गई है। आपको यहां पे दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
अब देखो, आप यहां पे कह सकते हो कि सर सवाल ने तो डायरेक्टली क्लियर नहीं किया कि ऑब्जर्वर कहां है और ऑब्जेक्ट की तरह क्या ट्रीट हो रहा है, आपने कैसे पता किया? उसी ट्रिक से पता किया। ट्रिक क्या है? अब तो मुंह जवानी आपको रट गया होगा सर। तो ट्रिक से मुझे पता चल चुका है कि यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है सर, और यही दो जहाज जो है सर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। अब देखो, ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात नहीं हुई है, यानी कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है। अब यहां पे एंगल की कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो ऑब्जर्वर आंखों से सीधा देख लेगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ऑब्जर्वर आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल बना लिया सर। अब इसके बाद लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। तो एक बार इसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा सर, तो ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार यहां पे सर इसको ज्वाइन कर देंगे तो भी लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। इसको भी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों लाइन ऑफ साइट बना लिया। अब देखो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी क्या क्या बन रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल और इस ब्लू वाले लाइन ऑफ साइट की अगर बात करूंगा सर, तो यहां पे हमारे काम का जो एंगल बन रहा है वो यही वाला ब्लू वाला एंगल है, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब अगर मैं यहां पे सर अपने इस हॉरिजॉन्टल और इस ब्लैक वाले लाइन ऑफ साइट की बात करूंगा सर, तो इनके बीच में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये काम का एंगल ब्लैक वाला हमें बनता हुआ दिख रहा है। अब फिगर में क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे फिगर के हिसाब से ब्लैक वाला ज्यादा बड़ा एंगल है ब्लू वाले के कंपैरिजन में। अब एंगल के डेटा को देखो, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी 30 डिग्री है, दूसरी कितनी है सर 45। बड़ा कौन है 45, यानी कि ब्लैक वाला ही 45 डिग्री होगा, यानी कि ब्लू वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा सर। शो कर दिया डायग्राम में। अब चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का सवाल है तो बहुत अच्छे से पता है सर कि ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल पे मुझे इनकी मदद से पहुंचना पड़ेगा। दो रास्ते होते हैं, या तो पैरेलल लाइन का रास्ता या फिर 90 डिग्री के कंसेप्ट वाला रास्ता। मान लो मैं पैरेलल लाइन के रास्ते का इस्तेमाल कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सर दोनों हॉरिजॉन्टल यानी कि आपस में पैरेलल, अगर इनके बीच में इस ब्लैक वाली लाइन को मैं ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करवाता हूं सर, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब अगेन फिर से सर इन्हीं पैरेलल लाइंस के सेट के लिए हमारे ये ब्लू वाला लाइन भी तो ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी कि सर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये आपका हो जाएगा सर 30 डिग्री। अब हम अपने अंदर वाले एंगल पे पहुंच चुके हैं, तो अब अपने एनालिसिस में आगे बढ़ सकते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, देखो क्या कैलकुलेट करना है। तो सवाल यहां पे कह रहा है सर कि आपको दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको मान लो कुछ मैं x मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर का है, इसी को मुझे क्या करना है सर यहां पे कैलकुलेट करना है। अब 30% एनालिसिस को फटाफट कर लेते हैं, ध्यान दो। तो सर यहां पे मुझे दिख रहा है दो लाइन ऑफ साइट है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने चाहिए, दिख भी रहे हैं सर। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई कर देंगे तो ये भी समझ में आ रहा है सर कि यहां पे दोनों ही ट्रायंगल के लिए मुझे tan थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब सीधे सीधे एक ट्रायंगल में 45 डिग्री दिख गया। क्या दिख गया सर? 45 डिग्री। तो अपने एनालिसिस से सॉल्व करके तुरंत बोल देंगे सर कि P और B आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 75 मीटर है सर, तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा गारंटेड। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की एनालिसिस हो चुकी है। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की एनालिसिस कर लेते हैं सर। तो tan के साथ 30 डिग्री जाएगा इसके लिए, तो tan 30 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है 75 डिवाइडेड बाय बेस, ये पूरा का पूरा है, यानी कि x प्लस 75 हो जाएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट ने मेरे पुराने लंबे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको ये कहानी बहुत तेज लगेगी, क्योंकि यहां पे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि हम एक तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ओरिजिनल कहानी नहीं देखी, आप पहले जाके मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, तब आपको कहानी क्लियर होगी सर। तो यहां पे मुझे पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर यहां पे 75 डिवाइडेड बाई x प्लस 75। क्या इसको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो सॉल्व करना यहां पे आपका होमवर्क रहेगा।
अगर कोई शॉर्टकट अप्रोच दिख रहा होगा सर तो उसको भी अप्लाई कर देना। क्लियर हो गया सर? अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये जो सवाल है सर ये एक एनसीईआरटी का ऐसा सवाल है जो कि 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 2012 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था। कुल मिला के दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सर सवाल कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखो इस सवाल में आएगा रियल मजा, इस सवाल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो। तो अभी फिलहाल इस सवाल में मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, जितना मैंने सिखा दिया है उस हिसाब से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, 5 मिनट के बाद वीडियो को रिज्यूम कर लेना। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। तो बना किसी से नहीं बना होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मेरे वीडियो को अभी 1000 लोग देख रहे होंगे ना, तो 1000 में से 100 स्टूडेंट से भी यह सवाल नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली वैरायटी तो सर ने सिखाई है, बन जाएगा। जब बनाने जाओगे ना तो कई जगह अटक जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सवाल में या तो लैंग्वेज में अटक जाएंगे या फिर डायग्राम में जाके अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो सवाल को पढ़ के आपको कौन सी वैरायटी लगेगी, यहां पे आपको लगेगा कि ये तो वही वाली वैरायटी है जहां पे सवाल में मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस की बात होती है, 2 कंस्ट्रक्शंस की बात होती है। उन 2 कंस्ट्रक्शन में से किसी एक कंस्ट्रक्शन पे मेरा जो ऑब्जर्वर होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि सर हमें लगेगा कि ये तो वही वाली वैरायटी है जहां पे 2 कंस्ट्रक्शन की बात होती है और 2 कंस्ट्रक्शन में से किसी एक कंस्ट्रक्शन पे मेरा जो ऑब्जर्वर होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और वो ऑब्जर्वर उस कंस्ट्रक्शन से दूसरे वाले कंस्ट्रक्शन के टॉप और बॉटम को देख रहा होता है। उससे जो भी एंगल की कहानी बन रही होती है वो आपको बता दिया जाता है कि एलिवेशन बन रहा है कि डिप्रेशन बन रहा है, एंगल की वैल्यू भी बता दी जाती है, और आपके दोनों कंस्ट्रक्शन में से एक कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई बताई जाती है, दूसरे कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई पूछ ली जाती है। आपको लगेगा कि ये तो यही वाली वैरायटी है, और इस वैरायटी को टैकल करना हम सीख चुके हैं। हमें पता है सर कि इस वैरायटी में फंसाने वाली जो बात होती है वो होती है ये डिसाइड करना कि किस कंस्ट्रक्शन को ऊंचा मानना है, किसको नीचा मानना है। तो आप कहोगे कि सर आपने सिखाया है किसको ऊंचा मानते किसको नीचा, कैसे सिखाया है? तो आप कहोगे सर कि हमें जो अपने एंगल की कहानी दी जाती है ना, उससे हम ये बड़ी आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि किसको ऊंचा मानना है किसको नीचा। अब ये कोई भी कंसेप्ट यहां पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये वाली वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी नहीं है सर। यहां पे वैरायटी थोड़ी सी अलग है जो कि सवाल को इंटरेस्टिंग बना रही है। क्यों सर, समझना बात को। तो सवाल पढ़ के आपको बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो रहा होगा कि इस सवाल में भी 2 कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है सर। एक है टावर, दूसरा है बिल्डिंग। लेकिन यहां पे जो ऑब्जर्वर भैया है ना, वो हमारी वैरायटी के जैसे एक कंस्ट्रक्शन पे फिक्स्ड नहीं है, वो जगह बदल रहे हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम जो वैरायटी जानते हैं उसमें 2 में से किसी एक कंस्ट्रक्शन पे ऑब्जर्वर भैया बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी ऑब्जर्वर भैया जो भी देखेंगे उसी एक कंस्ट्रक्शन से देखेंगे। लेकिन यहां पे सवाल इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि ऑब्जर्वर भैया की पोजीशन फिक्स ही नहीं है। ऑब्जर्वर भैया देखो यहां क्या कर रहे हैं। तो यहां पे जो ऑब्जर्वर भैया है वो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन से दूसरे कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, और उसके बाद ऑब्जर्वर भैया अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं और दूसरे कंस्ट्रक्शन से पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो फर्क समझ में आ रहा है कहां पे है?
हम जो इस टाइप की वैरायटी जानते हैं उसमें ऑब्जर्वर भैया किसी एक कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल फिक्स रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को उस कंस्ट्रक्शन से चेंज नहीं करते। लेकिन यहां पे आपके ऑब्जर्वर भैया एक कंस्ट्रक्शन से दूसरे कंस्ट्रक्शन में माइग्रेट कर रहे हैं। यानी कि यहां पे जो ऑब्जर्वर भैया हैं वो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन से दूसरे कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, उसके बाद आपके ऑब्जर्वर भैया दूसरे कंस्ट्रक्शन से पहले कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं सर। तो वैरायटी आपको लग रहा था सेम है, लेकिन सेम नहीं है। और इसी वजह से आपका जो कंसेप्ट, कौन सी ऊंची बिल्डिंग होगी कौन सी नीची बिल्डिंग होगी, ये कंसेप्ट यहां पे काम नहीं करेगा सर। जब फिगर बनाऊंगा ना तो और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों काम नहीं करेगा। पहले तो इतना क्लियर हो जाओ कि आपको जो वैरायटी लग रही है वो एक्चुअली में नहीं है। हम जो वैरायटी पढ़ के आ रहे हैं उसमें दो कंस्ट्रक्शन में से किसी एक कंस्ट्रक्शन पे मेरा ऑब्जर्वर फिक्स होता है और वो नॉर्मली दूसरे वाले कंस्ट्रक्शन को देखता है। लेकिन यहां पे आपके ऑब्जर्वर भैया की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो सबसे पहले वाले कंस्ट्रक्शन से दूसरे वाले कंस्ट्रक्शन को देख रहा है, उसके बाद अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए दूसरे वाले कंस्ट्रक्शन से पहले वाले कंस्ट्रक्शन को देख रहा है। इसी वजह से कौन ऊंची बिल्डिंग कौन नीची बिल्डिंग ये डिसाइड करने में यहां पे प्रॉब्लम जा रही है सर। तो अब अपने एनालिसिस को यहां पे कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, तो सवाल के अंदर हमारे जो दो कंस्ट्रक्शन है सर, वो है एक बिल्डिंग और है एक टावर। क्लियर हो गया? अब बिल्डिंग और टावर की बात करने के लिए सबसे पहले जमीन बनाना पड़ेगा सर। जमीन को बना लेते हैं। तो यहां पे अपनी बिल्डिंग और टावर की बात करने के लिए बिल्कुल लेवल्ड लाइन अपने ग्राउंड को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी ग्राउंड पे हमारा बिल्डिंग और हमारा टावर बनने वाला है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप कहोगे कि सर कंसेप्ट तो अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो डिसाइड कैसे करें कि किसको ऊंचा मानना है किसको नीचा मानना है? नहीं डिसाइड हो पा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा। थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से किसी को ऊंचा किसी को नीचा मान लो, आपकी मर्जी से थोड़ी देर के लिए मान लो। तो थोड़ी देर के लिए ये मान के जब डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं सर कि मेरा बिल्डिंग ऊंचा है टावर नीचा है, ठीक है। तो मान लो यहां पे ये मैंने अपनी बिल्डिंग बना दी, इसको मैंने ऊंचा माना और इसके बाद मैंने अपना टावर बनाया, टावर को मैंने रैंडमली नीचा मान लिया थोड़ी देर के लिए सर। क्लियर है? तो अपने बिल्डिंग और टावर की यहां पे बात कर ली सर। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की बारी बारी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि पोजीशन यहां पे चेंज हो रही है सर। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे डायरेक्टली सवाल ने अगेन आपको ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया है। क्या करना पड़ेगा सर? यहां पे हिडन इंफॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बारे में। कहां पे हिडन होती है सर? तो आपके सवाल में जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन होती है उसी में हिडन होती है। अब देखो, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक में बताया जा रहा है सर। तो दोनों लाइनों को बारी बारी से डिकोड करके पता करते हैं कि ऑब्जर्वर कहां है ऑब्जेक्ट कहां है, किस तरीके से पोजीशन चेंज हो रही है और हर केस के लिए एंगल की कहानी क्या रही है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखिएगा, पहले लाइन को डिकोड करते हैं सर। तो कंसेप्ट वही है फ्रॉम ऑफ का। इस लाइन में थोड़ा फ्रॉम ऑफ का कंसेप्ट लगाइए। तो कहोगे सर फ्रॉम तो सीधे सीधे दिख गया, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फ्रॉम का जो इस्तेमाल है सर वो टावर के लिए है, यानी कि टावर पे ऑब्जर्वर है। ये श्योर हो गया हूं मैं। अब मैं श्योर हो गया हूं कि ऑब्जर्वर भैया इस केस के हिसाब से सबसे पहले टावर पे है सर। अब टावर पे कहां पे है? तो कहा जा रहा है सर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी आपके टावर का जो फुट है, आपके टावर का जो पैर है सर, वहीं पे आपके ऑब्जर्वर भैया है। क्या ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं सर, यानी कि ऑब्जर्वर भैया पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट होंगे। यानी ये जो पहली वाली लाइन है उसके हिसाब से यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है। इतना सभी को क्लियर हुआ सर? अब देखो, ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, ध्यान दीजिएगा।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो ये वाला ऑफ नहीं लेना है क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ऑफ है, इसके बाद वाला ये काम का ऑफ है सर, ध्यान दीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ऑफ का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है सर? यहां पे फर्स्ट लाइन में बिल्डिंग के लिए हुआ है। यह आपका बिल्डिंग है सर, इसी के लिए ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यही आपका ऑब्जेक्ट है। उसमें भी स्पेशली बिल्डिंग को कहां देखा जा रहा है? तो बिल्डिंग को बिल्कुल टॉप पे देखा जा रहा है सर, बिल्डिंग को बिल्कुल टॉप पे देखा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट लाइन के सिचुएशन के हिसाब से यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहली लाइन की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखो, तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बननी चाहिए, और बन भी रही है क्योंकि लैंग्वेज में कहा भी जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ। क्लियर? आगे चलते हैं सर। अब यहां पे पहले इस कहानी के लिए देखो, चूंकि पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर, इसलिए एक एक कहानी एक एक बार में कंप्लीट करते जाओ। तो पहली वाली कहानी के लिए पहले अपने एंगल की कहानी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले एंगल बताने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट चाहिए सर। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? तो ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑब्जर्वर आंखों से सीधा देख लेगा। हॉरिजॉन्टल कुल मिला के समझ में आ रहा है सर कि यही ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल का काम करेगी सर। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्लियर है। अब लाइन ऑफ साइट कैसे मिलेगा? इसको ज्वाइन कर लेंगे, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा सर। बना लेते हैं, इसको ज्वाइन करके लाइन ऑफ साइट अपनी ड्रॉ कर लेते हैं सर। सीधी लाइन कभी तो बन जाए यार एक बार में, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सीधी लाइन। तो लाइन ऑफ साइट बना लिया। अब देखो, अगर मैं यहां आपसे पूछूं सर कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में एक्यूट एंगल कौन बन रहा है, आप तुरंत जवाब दोगे सर कि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में यही मेरा एक्यूट वाला एंगल है। आप तुरंत जवाब दोगे सर कि यही आपका एक्यूट वाला एंगल है, यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसपे फर्स्ट लाइन में बात हो रही है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है सर? 30 डिग्री। तो यहां पे मार्क कर लीजिए कि ये वैल्यू कितनी गिवन है सर? 30 डिग्री गिवन है। इतना क्लियर हुआ? तो फर्स्ट लाइन में जितनी बात बोली जा रही थी उसको यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं सर दूसरी वाली लाइन में, फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो, अब आपको यहां पे पता है सर कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा, तो इसको तो अब मिटा दो, इसका काम हो गया क्योंकि अब पोजीशन चेंज होने वाला है। अब आगे कहा जा रहा है सर कि द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली एक और लाइन है, और इस लाइन को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि पोजीशन अब चेंज हो गई है। तो फिर से कंसेप्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ढूंढने का जो कंसेप्ट होता है फ्रॉम ऑफ की मदद से। अब देखो, फ्रॉम का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है सर? तो अब फ्रॉम का इस्तेमाल बिल्डिंग के लिए हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग पे अब आपका कहीं पे ऑब्जर्वर है। कहां पे है सर? तो फ्रॉम का जो इस्तेमाल है ये आपके बिल्डिंग के पैर के लिए, बिल्डिंग के चरणों के लिए, बिल्डिंग के फुट के लिए हो रहा है सर, यानी कि बिल्डिंग के फुट पे आपका ऑब्जर्वर है। क्या ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई? अगेन नहीं हुई सर, यानी कि ऑब्जर्वर क्या है? एक पॉइंट ऑब्जर्वर बन गया सर। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर लोकेट कर लिया। अब ऑफ को ढूंढते हैं यहां पे सर, तो ध्यान दीजिएगा, द एंगल ऑफ, अब ये वाला ऑफ तो लेना नहीं है, द एंगल ऑफ द टॉप। अब देखो, हां यहां पे सीधे सीधे एलिवेशन डिप्रेशन की बात नहीं की गई, सीधे सीधे एंगल की बात की गई है, इसी वजह से ये ऑफ मेरे काम का ऑफ हो जाएगा। देखो, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कह के कहता तब वो ऑफ काम का नहीं होता, लेकिन यहां पे ये जो एंगल की बात की गई है सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात नहीं की गई, सिंपली एंगल बोला गया है। तो एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो ऑफ का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है सर? यहां पे भी हुआ है, और क्लियर हो रहा है कि ऑफ का इस्तेमाल टावर के लिए हो रहा है सर। तो ये मेरा टावर है और टावर के लिए ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अब यही टावर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आपका जो ऑब्जर्वर है सर, ये यहां से टावर को देख कहां पे रहा है? तो आपको क्लियर किया जा रहा है सर, टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है। तो यहां पे क्लियर किया जा रहा है सर कि आपके टावर के टॉप को देखा जा रहा है, यानी कि एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इस केस के लिए फिर से सारे एंगल की बात कर लीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा यहां पे। तो अगेन हॉरिजॉन्टल अभी भी यही रहने वाला है सर, क्योंकि अगर ये मेरा ऑब्जर्वर है, पॉइंट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंखें, तो हॉरिजॉन्टल अभी भी यही रहने वाला है सर। लाइन ऑफ साइट कैसे मिलेगा? इसको ज्वाइन कर लेते हैं सर।
तो ज्वाइन करने पे ये हमें अपना लाइन ऑफ साइट मिल गया। चलो यहां पे मान लो कोई दूसरा कलर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमें अपना लाइन ऑफ साइट मिल गया सर। अब देखो, अब इस सेकंड वाले केस के लिए जब पोजीशन चेंज हो गई है तब एंगल की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अभी भी यही है सर, लेकिन लाइन ऑफ साइट अब ये है। अब इनके बीच के काम का एंगल हो जाएगा एक्यूट वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल काम का एंगल होगा। और एंगल आपको बता दिया गया है कितना है सर, 60 डिग्री है सर। एंगल कितना है सर, 60 डिग्री है। तो हमने अपने डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। अब काम हो गया है, अब इसको हम मिटा सकते हैं सर, ठीक है। तो अपना डायग्राम यहां तक हमने बना लिया, यहां तक का डायग्राम बना लिया। अब आगे कहा जा रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो देखो टावर की हाइट आपको बता दी गई है। टावर कितना ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा टावर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इसी बिल्डिंग की हाइट को पूछा जा रहा है। मान लो उसको मैं h मान लेता हूं सर, ठीक है। तो देखो अभी जो मैंने अजम्पशन लिया रैंडमली कि मैंने अपने बिल्डिंग को ऊंचा माना, टावर को नीचा माना और उस हिसाब से डायग्राम बनाया, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन के आ रहा है सर, क्लियर है। अब यहां पे आपको मैं समझाता हूं कि क्यों हम जो अपना कंसेप्ट जानते हैं ऊंचा नीचा मानने का, वो यहां पे काम नहीं कर रहा है। ये समझते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो इस फिगर में जब आपने बिल्डिंग को ऊंचा माना है, टावर को नीचा माना है सर, तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी आपको मिल रही है, आपको क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट रहता, वो क्या करता, बिल्डिंग को नीचा मानता, टावर को ऊंचा मानता, तो उसके लिए फिगर कुछ ऐसा निकल के आता सर, उसके लिए फिगर कुछ ऐसा निकल के आता। अब देखो अभी भी दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, अभी भी दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट बिल्डिंग को छोटा, टावर को ऊंचा मानता तब, सही बात है। मान लो कोई तीसरा स्टूडेंट होता, वो दोनों को बराबर हाइट का मानता। अब बराबर हाइट का मानते हुए जब वो एंगल को ड्रॉ करता है, तो अभी भी उसको दिख रहा है सर कि एंगल ऑफ एलिवेशन की ही कहानी बन रही है। तो तीनों ही फिगर में एलिवेशन की ही कहानी दिख रही है सर। तो समझ में आया, जब तीनों ही फिगर में एलिवेशन की कहानी है, तो अपने एलिवेशन डिप्रेशन के कंसेप्ट से हम यहां पे डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किसको ऊंचा मानना है किसको नीचा, क्योंकि तीनों ही केस में आपको दिख रहा है कि दोनों आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हम जो वो मेथड जानते थे यहां पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, शुरुआत में आपको समझाया था, क्योंकि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, टाइम के साथ बदल रहा है सर, कंस्ट्रक्शन के साथ बदल रहा है सर। क्लियर हो गया यहां पे, यानी कि सर ये मेथड तो यहां पे काम नहीं करेगा। अपने फिगर से मुझे क्लियर हो चुका है, आप वैसा बनाइए, ऐसा बनाइए या फिर ऐसा बनाइए, तीनों ही केस में आपको दिख रहा है सर कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन वाले कंसेप्ट से डिसाइड ही नहीं कर सकते कौन ऊंचा होगा कौन नीचा होगा सर। तो क्या करें, कोई दूसरा रास्ता हो सकता है क्या, अभी ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो जी हां, एक दूसरा रास्ता है। तो उस दूसरे रास्ते को ध्यान से समझना, वहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है। बस आपको थोड़ा सा सोचना आना चाहिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपने इसी फिगर को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं सर, ठीक है। अपने इसी रैंडम अजम्पशन को और एनालाइज करते हैं। तो लाइन ऑफ साइट कितने हैं सर, दो लाइन ऑफ साइट। दो लाइन ऑफ साइट मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलना ही चाहिए, और दिख भी रहा है सर। मुझे दिख रहा है सर कि एक तो ये ऑरेंज वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दूसरा यहां पे दिख रहा है सर कि ये स्काई ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अपने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे मुझे दिख भी रहे हैं सर। अब देखो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग करके यहां पे बनाता हूं, क्योंकि यहां पे हम डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हम बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे कि कौन ऊंचा होगा कौन नीचा होगा। दोनों ट्रायंगल को अलग बनाता हूं। सबसे पहले अपने स्काई ब्लू ट्रायंगल को मान लो मैं ब्लू से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। स्काई ब्लू ट्रायंगल को यहां पे अलग से ड्रॉ कर लिया, ठीक कर लिया। अब ऑरेंज वाले को भी अलग करके ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मान लो ऑरेंज वाले को मान लो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं। तो अपने ऑरेंज वाले को भी मैंने ड्रॉ कर लिया यहां पे। क्लियर है सर सभी को? अब समझना मेरी बात को। देखो सर दोनों ही ट्रायंगल के लिए आपको दिख रहा है सर कि ये वाली साइड कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है सर। ये साइड की लेंथ फिक्स है जो कि बदल नहीं रही है सर। दोनों ही ट्रायंगल में कुल मिला के मुझे दिख रहा है ये साइड कॉमन है, यानी दोनों ही ट्रायंगल में ये जो साइड है सर ये सेम है, ये साइड सेम है। तो मान लो इस सेम साइड को मैं कुछ बी मान लेता हूं दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है। समझना ध्यान से मेरी बात को। तो मेरे ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री, और मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल मुझे गिवन है सर 60 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखना।
आपको पता क्या करना है, तो आपको इन हाइट्स को कंपेयर करके पता करना है कौन ऊंचा कौन नीचा होगा। मान लो इस वाले को h1 कह देता हूं, ठीक है, और इस वाले को मान लो h2 कह देता हूं, ठीक है। अब देखो दोनों ही ट्रायंगल में जब साइड और एंगल के डेटा को एनालाइज करोगे तो आपको दिख रहा है सर, इन पे बात करने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पे tan लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, दोनों जगह tan लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह tan लगाएंगे तो इसके लिए आएगा सर tan 60 डिग्री और इसके लिए आएगा सर tan 30 डिग्री। सही बात है सर। अब देखो कौन बड़ा होता है, tan 60 tan 30 में कहोगे सर tan 60 ज्यादा बड़ा होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan 60 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। tan 60 कहां है सर, इस ट्रायंगल में है। अब यहां पे साइड के रेशियो के टर्म में इस tan 60 को थोड़ा एक्सप्रेस करिए, तो आप बोल दो कि सर tan होता है P/B, यानी फिगर के हिसाब से यही H2 परपेंडिकुलर का काम कर रहा है डिवाइडेड बाई यही बेस B का काम कर रहा है सर, ठीक। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से tan 60 को एक्सप्रेस कर लिया, इट मस्ट बी ग्रेटर देन tan 30 पे आ जाओ। tan 30 सर इस ट्रायंगल में है। अब अगेन इसके लिए tan होता है सर P/B, तो फिगर के हिसाब से यही H1 आपका P है डिवाइडेड बाय यही बेस आपका B है। अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सॉल्व करो सर, B से B गया, आपके पास आ रहा है H2 ग्रेटर देन H1। क्या आ रहा है सर, H2 ग्रेटर देन H1। तो H2 H1 क्या है सर, आपका H2 बड़ा आ रहा है। H2 यानी कि आपका टावर ऊंचा होगा, आपका बिल्डिंग एक्चुअली में नीचा होगा सर। तो यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा इस्तेमाल करते हुए आपने बिना सवाल सॉल्व किए ये डिसाइड कर लिया कि आपका जो टावर होगा सर वो ज्यादा ऊंचा होगा। यानी आपने जो फिगर बनाया है ये फिगर गलत है सर, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब देखो एग्जाम में इतना सोचने का तो टाइम है नहीं, ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कैसे सोचना है। अब इस प्रोसेस को अप्लाई कैसे करना है, एक समरी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से मेरे हाथों को देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये मान लो मेरे ट्रायंगल का बेस है, दोनों ही ट्रायंगल में ये बेस फिक्स है, कॉमन है सर, यही मेरे ट्रायंगल का बेस है। अब देखो इस पे इस तरीके से मान लो ये आर्म है सर, तो यहां वाले एंगल पे फोकस करना। तो देखो अभी एंगल कम है तो ये वाली जो हाइट है ये भी कम है सर। एंगल बड़ा होता जा रहा है तो ये वाली हाइट भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, समझना बात को। एंगल छोटा है तो ये वाली हाइट छोटी है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है सर तो ये वाली हाइट भी ऊंची होती जा रही है। तो कुछ दिखा क्या, दिखना चाहिए कि अगर बेस कांस्टेंट है सर, तो बेस कांस्टेंट के केस में अगर एंगल बड़ा होता जाएगा तो उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो भी बड़ा होता जाता है। तो आपने यहां पे अपने ट्रिक को बाहर निकाल लिया। क्या ट्रिक बाहर निकाला कि मुझे पता है अपने एनालिसिस से कि दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस आने वाला है, यानी कि यहां पे मैं ये देखूंगा कि कौन से ट्रायंगल के बड़े वाले एंगल पे बात हो रही है, क्योंकि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर भी मुझे बड़ा लेना है। तो यहां पे अपना ट्रिक मुझे मिल चुका है कि जिस ट्रायंगल का एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर भी हमें बड़ा लेना है सर। तो दोनों ट्रायंगल के एंगल 60-30 है सर, यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां पे सर 60 की बात की जाए तो 60 बड़ा वाला एंगल है, यानी कि सर इस 60 डिग्री वाले ट्रायंगल के सामने वाला एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा उसको मुझे बड़ा मानना होगा सर। तो यहां पे इसी कंसेप्ट की मदद को अगर मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में है 60, यानी इस एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो ज्यादा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, तो 30 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में, यानी कि ये ज्यादा बड़ा होगा। सीधे इस ट्रिक को अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां तक में जितनी बातें इंपॉर्टेंट लगी फटाफट कॉपी पर नोट डाउन करो। क्लियर है सर? तो अब सही फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया, अब यहां पे सही फिगर बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सर। तो सही फिगर की अब यहां पे हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपनी जमीन को बना लेते हैं सर। तो यहां पे हमने अपने ग्राउंड को बना लिया। अब मुझे पता चल चुका है कि टावर ज्यादा ऊंचा बनेगा, बिल्डिंग नीचा बनेगा सर। तो मान लो यहां पे कुछ इस तरीके से मैं अपने बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर देता हूं और यहां पे कुछ इस तरीके से अपने टावर को रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये मेरा टावर है सर, ये मेरी बिल्डिंग है सर। क्लियर है? अब जो जो सवाल कह रहा था उसको यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहां पे बात की जा रही थी सर कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग की बात हो रही है, यानी कि ये सर आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां पे आपका क्या है, ऑब्जर्वर है। तो जब ये इस तरीके से देखेगा सर, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट क्या मिलेंगे, हमें पता था सर, तो हमने बना लिया। और ये एंगल हमें गिवन है कितना है सर, 30 डिग्री के बराबर है। अब दूसरे केस में हमें बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर, दूसरे केस में बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर कि अब मेरा ऑब्जर्वर यहां पे आ जाएगा और मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा। हॉरिजॉन्टल यही रहने वाला है कुल मिला के, लेकिन अब ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा सर। और इस केस के लिए जो एंगल है मुझे बता दिया गया है कितना है सर, 60 डिग्री। तो जो बोला था आपको दिख रहा है कि जिस वाले ट्रायंगल का एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर भी बड़ा लेना है, क्योंकि बेस दोनों में सेम है सर। क्लियर हो गया? तो अब जाके सही फिगर बन के तैयार हुआ है, क्योंकि मैंने इसको बिल्डिंग माना है और इसको टावर माना है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो अपने लाइन ऑफ साइट के हिसाब से जो ट्रायंगल्स आ रहे थे सर, उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से एक ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल आ रहा था, और मान लो यहां पे सर ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल आ रहा था, ठीक है। अब अपने 30% वाले काम पे चलेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या क्या डेटा और गिवन है यहां पे। तो आपको टावर की हाइट बता दी गई है 50 मीटर है सर, टावर की हाइट बता दी गई है 50 मीटर है। तो ये हाइट आपको बता दी गई है कि 50 मीटर है। आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, यहां पे आपको अपने बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट करना है। मान लो इसको आप कुछ h मान लो सर, नामकरण कर लो। यहां पे A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, D बोल दिया, नामकरण भी कर लिया सर, ठीक है। अब देखो यहां पे 30% वाला अप्रोच स्टार्ट करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा सर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं पहली नजर में क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर पहली नजर में दो बातें। सबसे पहले तो कंबाइंड वे में दो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे पहली नजर में दिख रहे हैं सर। कंबाइंड वे में दो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे पहली नजर में दिख रहे हैं सर। और इसके साथ साथ मुझे अपने ट्रायंगल्स में साइड और एंगल के टर्म में कुछ डेटा भी दिख रहा है सर। और मुझे पता है कि हमारे ये टी रेशो का कंसेप्ट ही वो कंसेप्ट होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड और एंगल पे एक साथ बात करता है। तो मुद्दा ये है कि टी रेशो 6 होते हैं, यहां कौन सा इस्तेमाल होगा सर। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का गिवन डेटा और साइड का वो डेटा जो कि फाइंड आउट करना होता है, वो देख के डिसाइड करते हैं कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। इसको यहां पे अप्लाई कर दे तो मुझे देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑरेंज वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल के हिसाब से एंगल है सर 30 डिग्री, सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बस एक पैरामीटर मिला। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि परपेंडिकुलर पे बात चल रही है, दूसरा पैरामीटर नहीं मिला सर। चलो कोई बात नहीं, दूसरे ट्रायंगल के लिए देखते हैं सर क्या हो रहा है। दूसरे ट्रायंगल यानी कि स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे सर, तो एंगल ये रहा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो अपने दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी एक ही पैरामीटर मिल रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर पे चर्चा मिल रही है। दोनों ट्रायंगल में फंस गए सर, पूरे पैरामीटर नहीं मिल रहा है। तो क्या सिखाया था, अगर एक एक पैरामीटर दोनों ही ट्रायंगल में गायब हो तो हमेशा आपको या तो कॉमन साइड या तो इक्वल साइड की कहानी मिलेगी ही मिलेगी। अब यहां पे आपको कॉमन साइड की कहानी मिल रही है, ध्यान दीजिए। दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है और आपको अपने एनालिसिस से पता है कि ये इस्तेमाल होने वाला है। और दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये क्या है सर, दोनों ही ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा है सर। तो P और B पे डायरेक्टली कौन सा टी रेशो बात करता है, टैन या कॉट, किसको लेंगे, टैन को लेंगे। टैन को लेके कहानी आगे बढ़ाइए सर। तो टैन को लीजिएगा यहां पे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आपको पता है सर टैन का इस्तेमाल करोगे, ये आने वाला है, तो इसको पहले ही कोई वेरिएबल x मान लिया हमने। अब लग जाते हैं काम पे, ऑरेंज वाले ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ABC टैन 30 के साथ आएगा सर, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर P बाई बी। फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है H डिवाइडेड बाई बेस क्या है सर, X है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब आ जाओ दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD बड़े वाले के लिए एंगल है 60, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से P बाई बी। तो 50 डिवाइडेड बाई बी कितना हो जाएगा सर, आपका X हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से बड़ी आसानी से सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। x क्या बोल दोगे, x बराबर 50 डिवाइडेड बाय tan 60 यानी कि √3।
इतना मीटर। इस x की वैल्यू को यहां पे डाल दो, tan 30 1/√3 बराबर यहां पे h डिवाइडेड बाई x हो गया सर 50 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h बराबर 50, h बराबर 50/3 मीटर निकाल लिया। अब इस h की वैल्यू का क्या मतलब है सर? तो हमने अपने बिल्डिंग की हाइट को h माना था जो कि निकल के आ रहा है 50/3 मीटर। अब देखो क्लियरली दिख रहा है सर कि ये जो बिल्डिंग की हाइट आ रही है ये 50 मीटर से छोटी है। 50/3 का क्या मतलब है सर? 50 मीटर से छोटी हाइट आ रही है, यानी कि हमने जो अपना फिगर एनालाइज किया है वो बिल्कुल सही फिगर है सर। तो यहां पे हमारा ये आंसर इस बात को प्रूव करता है कि हमने जो फिगर बनाया है बिल्कुल सटीक फिगर बनाया है। तो एक धांसू सवाल, तगड़ा सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल। मजा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो अगेन आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन में आपके साथ जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके बाकी का कंटेंट चार्ज करे। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।